हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यूस बने हुए हैं। तो चलिए अपनी पढ़ाई पर यूं ही निरंतर बने रहिए। आप लोगों की पढ़ाई को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूं अपना नया टॉपिक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिटरेरी टर्म्स। फ्रेंड्स, जिसकी भी लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश है उसमें ये फर्स्ट और सेकंड दोनों लेवल में ये कॉमन टॉपिक है। तो आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना है और अपना 1 नंबर पक्का करना है, क्योंकि फ्रेंड्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से 1 नंबर हर बार एग्जाम में रीट में बना ही बना है। तो पूरा वीडियो अंत तक देखना है और अपना 1 नंबर आपको अपनी मुट्ठी में करना है। चलिए फ्रेंड्स, बेहद ही छोटा सा इंटरेस्टिंग सा मज़ेदार टॉपिक है। तो चलिए अपना टॉपिक आज का शुरू करते हैं, जिसमें है अपना आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिटरेरी टर्म्स। फ्रेंड्स, इसमें अपन पहले पढ़ चुके हैं सोनेट के बारे में, एलिगी के बारे में, शॉर्ट स्टोरी के बारे में, ड्रामा के बारे में। आज उसी का बचा हुआ जो लास्ट पार्ट है अपना इन्फ्रेंस, उसके बारे में अपन यहाँ पर पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो जिस भी अपने स्टूडेंट ने वो एलिगी सोनेट वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए। आपका चुटकियों में सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल से उनको सारों को बनाया है। तो आपका उससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने का बनता ही नहीं है। जिस भी स्टूडेंट ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर देख लीजिए और अपने वो डाउट भी क्लियर कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज का अपना जो इन्फ्लुएंस अपन ने यहाँ पर पॉइंट लिया है उसको पूरा डिटेल से अपन पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले अपन इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखिए, इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। ये क्या है? एक क्षमता है, किसका? मीनिंग को समझने की एक क्षमता है आपके पैसेज की। ऑफ अ पैसेज ऑफ टेक्स्ट बाय रीडिंग इन बिटवीन द लाइन्स व्हेन ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड। जब आपको एक पैसेज में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है तो आपको उन जो अपनी लाइंस होती हैं पैसेज की, उन लाइंस के बीच में आपको उसका जो निष्कर्ष है उसको निकालने की जो आपकी क्षमता है, ये उस क्षमता को बताता है। आपको जब गिवन पैसेज दिया होता है उसको पूरा लाइन टू लाइन पढ़ने के बाद में आप उस पैसेज का जो निष्कर्ष निकालते हैं ना, वो चाहे सही हो या गलत हो, आप जो भी उसका निष्कर्ष निकालते हैं उसको पढ़कर आपकी वही क्षमता क्या कहलाती है? निष्कर्ष कहलाती है, इन्फ्लुएंस कहलाती है। अब ज़रूरी तो नहीं कि हर बार आपने वो पैसेज पढ़कर सही निष्कर्ष निकाला, बार आप उसका गलत भी अर्थ निकाल सकते हैं। कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, जो अपने को तर्क दिया होता है उसके अनुसार अपन निष्कर्ष नहीं निकाल पाते, और जैसा अपना निष्कर्ष होता है उस अनुसार अपना तर्क नहीं हो पाता। तो कई बार तर्क गलत होता है, कई बार निष्कर्ष गलत होता है, तो इसमें अपन काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो ये अपना निष्कर्ष जो गलत निकलता है अपने तर्क के आधार पर, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फैलेसी। अब देख लीजिए फैलेसी क्या होता है। सारे क्वेश्चन है वो इस फैलेसी पर ही बेस्ड होते हैं। तो देखिए अपनी फैलेसी के बारे में। फैलेसी क्या है तो फ्रेंड्स, तो फैलेसी है एक इनकरेक्ट इन्फ्रेंस, एक गलत निष्कर्ष जो अपन किसी पैसेज को पढ़कर, किसी बात को सुनकर जो अपन गलत निष्कर्ष निकालते हैं उसको कहते हैं फैलेसी। तो फैलेसी क्या हुआ? एक गलत इन्फ्रेंस को कहते हैं अपन फैलेसी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं हर बार। ये जो फैलेसीज होती हैं इन्हीं से क्वेश्चन हमेशा हर बार पूछा जाता है। आपसे डेफिनेशन या इसका अर्थ कोई नहीं पूछता है, आपसे पूछते हैं फैलेसीज के बारे में। यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए अपने सामने कितने टाइप की फैलेसीज होती हैं इन्फ्रेंस के अंदर। तो देखिए अपने टोटल ऐसे अगर अपन बात करें तो अपने एक इन्फ्रेंस से अपने टोटल 30 तरह की फैलेसीज बन सकती हैं। कितनी? टोटल 30 तरह की फैलेसीज बन सकती हैं। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपने को टोटल 30 फैलेसीज नहीं पढ़नी है। अपने रीड सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने को सिर्फ 5 फैलेसीज पढ़नी है। अब 5 फैलेसीज कौन कौन सी हैं अपने रीड सिलेबस के अकॉर्डिंग? जिसमें सबसे पहली आती है अपनी फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, सेकेंड है फैलेसी ऑफ डिवीजन, थर्ड है फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन, फोर्थ है फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन, फिफ्थ है अपने फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। फ्रेंड्स, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है अपनी कंपोजिशन और अपने फॉल्स एनालॉजी और ये हैस्टी जनरलाइजेशन। 3 से तो फ्रेंड्स इतनी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना अपने हर एग्जाम में, जिसमें भी ये टॉपिक होता है उनमें अधिकतर ये इन तीनों के बारे में ही पूछा जाता है, कंपोजिशन, हैस्टी जनरलाइजेशन और एनालॉजी। तो फ्रेंड्स इनको अपने को ध्यान से देखना है। इनके एग्जाम्पल देखोगे तो आराम से समझ जाओगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अपन शुरू करते हैं अपना एक एक फैलेसी को यहाँ पर डिटेल से पढ़ना। तो देखिए सबसे पहले अपन शुरू करते हैं अपना फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। देखिए फ्रेंड्स, ये है अपना फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। अब ये क्या है? तो देखिए कुछ भी नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी सा है, बस ध्यान से सुनिए। देखिए सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। कि इट अराइजेज व्हेन समबडी इन फर्स्ट दैट समथिंग अप्लाइज टू द होल, समथिंग अप्लाइज टू द होल, समथिंग अप्लाइज टू द होल बिकॉज इट इज ट्रू ऑफ पार्ट ऑफ द होल। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ किसी एक पार्ट पर लागू होती है तो वो सारे पूरे बाकी जो बॉडी है उस पर भी लागू होगी। अगर कोई चीज़ किसी एक पार्ट पर लागू हो रही है तो वो पूरी बॉडी पर भी लागू होगी। इसको अपन बेहतर तरीके से कैसे समझेंगे? जब अपन यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए इनका एग्जाम्पल और आप आराम से इसको समझ पाएंगे। जैसे
अपना पहला एग्जाम्पल है, इफ़ आई स्टैंड आई कैन सी बेटर। कोई मान लीजिए कि कोई सिनेमा हॉल मान लीजिए या कोई क्रिकेट प्लेग्राउंड मान लीजिए, वहाँ पर ऑडियंस में अगर आप बैठे हैं तो आपका ये कहना है कि अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ तो मैं अच्छी तरीके से देख पाता हूँ। तो अब ये क्या हुआ, इसने अपनी खुद के बारे में बताया कि अगर मैं खड़ा होऊंगा तो मैं अच्छे से देख पाऊंगा। आगे क्या कहा गया है कि इफ़ वी ऑल स्टैंड वी ऑल कैन सी बेटर। अब देखिए ऐसा थोड़ी हो सकता है, अब एक जना खड़ा हो गया तो वो बेटर तरीके से देख सकता है, ठीक है, क्योंकि ये एक जना इंसान खड़ा हुआ है, एक पार्ट की बात हो रही है। लेकिन अगर सभी खड़े हो जाएंगे, सारी की सारी ऑडियंस एक साथ खड़ी हो जाएगी, तो क्या सभी अच्छे से देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना। हाँ, तो ये क्या होगी, अपनी फैलेसी होगी किसी कंपोजिशन की, कि जो बात एक पार्ट पर लागू होती है वो पूरे पार्ट पर, सारी जो बाकी होल बॉडी है उस पर लागू नहीं हो सकती। तो ये अपनी फैलेसी ऑफ कंपोजिशन हो गई कि एक जना अगर इंसान खड़ा होकर देख रहा है तो वो अच्छे तरीके से देख पाएगा अगर खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर सारे खड़े हो जाएंगे तो सारे अगर खड़े हो गए तो थोड़ी ना देख पाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये गलत बात होगी ना, कि जो चीज़ एक चीज़ पर अप्लाई होती है वो सब पर अप्लाई नहीं हो सकती। तो इसने तो यही कहा कि कोई चीज़ अगर एक पार्ट पर अप्लाई होती है तो होल बॉडी पर भी अप्लाई होगी, पर ये ऐसा नहीं हो सकता है ना, ये गलत हो गया। तो ये कौन सी तरह की फैलेसी होगी, ये होगी अपनी फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। सेकेंड एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, तो देखिए, बिकॉज, क्योंकि ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ दिस स्कूटी आर लाइट एंड इजी टू कैरी। जो ये स्कूटी है इसके सारे जितने भी पार्ट्स हैं वो हल्के हैं और इजी हैं कैरी करने में, इसीलिए जो स्कूटी है इटसेल्फ मस्ट बी लाइट एंड इजी टू कैरी। तो इसीलिए उसका क्या कहना है कि इसीलिए स्कूटी भी क्या है, हल्की होगी और अपने आसानी से उसको कैरी करना आसान होगा। तो क्या ऐसा सही है, जो पार्ट है वो तो हल्का हो सकता है, इजीली कैरी किया जा सकता है, लेकिन क्या स्कूटी है जब सारे पार्ट्स जोड़ दिए जाएंगे तो क्या स्कूटी हल्की होगी, क्या वो इजीली कैरी करी जा सकेगी? नहीं करी जा सकेगी ना। तो इसने भी यहाँ पर क्या माना है कि एक छोटे से पार्ट पर उसने क्या लगाया, जो एक छोटा पार्ट था स्कूटी का वो हल्का था, अपने इजीली कैरी कर सकते थे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी स्कूटी ही इस वजह से हल्की है और आसानी से कैरी की जा सकती है। तो इसने भी क्या किया, जो बात एक पार्ट पर लागू होती थी वो इसने पूरी स्कूटी पर, बाकी पूरी जो स्कूटी है उस पर लागू करना चाहा, लेकिन ये गलत हो गया। तो यहाँ पर भी कौन सी फैलेसी बनती है, यहाँ पर भी फैलेसी ऑफ कंपोजिशन बनती है कि जो बात एक चीज़ पर लागू होती है वो पूरी पर लागू होगी। फिर थर्ड एग्जाम्पल अपना देख लीजिए कि द ड्रामा रोमियो एंड जूलियट विच इज़ वन ऑफ द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। जो अपना शेक्सपियर हैं, जो अपने राइटर हैं, उनका कौन सा ड्रामा है, रोमियो एंड जूलियट। वो क्या है, कैन बी रीड इन अ डे, वो एक दिन में पढ़ा जा सकता है। देयरफॉर ऑल द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर कैन बी रीड इन अ डे। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी काम है शेक्सपियर की, जितना भी उसने लिखा हुआ है वो सारा भी एक दिन में पढ़ा जा सकता है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। इसने क्या बात करी, इसने सबसे पहले एक ड्रामा है अकेला रोमियो और जूलियट। रोमियो और जूलियट शेक्सपियर का सबसे पॉपुलर ड्रामा है, तो उसके बारे में बात करी कि जो अपने शेक्सपियर है उसका जो पॉपुलर जो ड्रामा है रोमियो और जूलियट वो एक दिन में पढ़ा जा सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसका जितना भी काम है, उसने जितना भी लिखा हुआ है वो सारा भी क्या है, एक दिन में पढ़ा जा सकता है। तो जो बात उसने एक पर लागू करी वो उसने पूरा जो होल है उसके ऊपर भी लागू कर दी, उसके सारे काम पर भी लागू कर दी। तो यहाँ पर भी क्या हो गया अपना फैलेसी ऑफ कंपोजिशन, कि जो एक चीज़ पर लागू करी वो सब पर लागू कर ली। तो ये भी क्या हो गया अपना फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। तो ऐसी जहाँ पर अपने को गलत निष्कर्ष अपना होता है उसको अपन कहते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। ओके, अब इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है अपना फैलेसी ऑफ डिवीजन। इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, अपना फैलेसी ऑफ डिवीजन। ये कैसे, कि जो बात सभी पर लागू होती है वो एक सिंगल पार्ट पर भी लागू होगी, जो बात पूरे होल पर लागू होती है वो एक सिंगल पार्ट पर भी लागू होगी। इसमें तो अपन ने एक पार्ट पर जो अपन ने अप्लाई किया था वही अपन ने सबके लिए अप्लाई किया था, तो ये तो था अपना कंपोजिशन। अब ये क्या है, ये है डिवीजन। डिवीजन यानी बांटना, उसको अलग कर देना। तो जो चीज़ पूरे होल के ऊपर जो चीज़ लागू होती है उसी को अपन ने बांट दिया कि उसका एक एक जो हिस्सा होता है वो उन पर भी लागू होगी, जो पूरे बॉडी पर अप्लाई होती है वो उसके हर एक पार्ट पर अप्लाई होगी। तो ये अपन कहते हैं इसको फैलेसी ऑफ डिवीजन। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ऊपर वाला ही एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं कि जैसे ऑल द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर कैन नॉट बी रीड इन अ डे, मतलब जितना भी काम है शेक्सपियर का वो एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। इसका मतलब क्या है कि देयरफॉर द ड्रामा रोमियो एंड जूलियट कैन नॉट बी रीड इन अ डे। इसका मतलब कि जो ड्रामा है अपने रोमियो और जूलियट शेक्सपियर का वो भी एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। अब इसने ऑल पूरा काम को इसने यहाँ पर शामिल कर दिया, ऑल द वर्क, क्योंकि सारा काम शेक्सपियर का एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता, इसीलिए जो इसका रोमियो और जूलियट वाला जो ड्रामा है वो भी एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। तो यहाँ पर भी फैलेसी हो गई ना। इसने क्या समझ लिया कि जो चीज़ पूरी बॉडी पर अप्लाई नहीं होती वो एक पार्ट पर भी कैसे अप्लाई होगी, तो इसने ये मान लिया, इसीलिए इसको कहते हैं फैलेसी ऑफ डिवीजन। इसी तरीके से अपन इस एग्जाम्पल
एग्जाम्पल को भी उल्टा करके समझ सकते हैं फेलिसी और डिवीजन में कि अगर सब लोग खड़े होकर देखेंगे तो किसी को भी अच्छा नहीं दिखेगा। मतलब अगर एक इंसान भी खड़ा होकर देखेगा तो भी उसको अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसका अपन ने उल्टा कर लिया। इन्हीं एग्जाम्पल्स को अपन उल्टा करके यहाँ समझ लेते हैं कि अगर सब खड़े होकर देखते हैं तो सामने अच्छा नहीं दिखेगा, और अगर एक इंसान खड़ा होकर देखता है तो उसको भी अच्छा नहीं दिखेगा, क्योंकि होल पर जो बात लागू होती है वो एक पर भी लागू होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अगर एक जना इंसान खड़ा होकर अगर देख रहा है तो उसको तो अच्छा ही दिखेगा ना। तो ये किस में जाएगा? ये फेलिसी ऑफ डिवीजन में जाएगा। इसी प्रकार से अपन इस एग्जाम्पल को भी उल्टा कर लेते हैं कि अपने एक स्कूटी है, मान लीजिए वो एक स्कूटी है, वो बहुत ज़्यादा भारी है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका एक एक पार्ट जो है वो भी क्या होगा? काफ़ी भारी होगा, कैरी नहीं किया जाएगा। तो अपन ने इन्हीं एग्जाम्पलों को उल्टा कर दिया तो ये फेलिसी ऑफ डिवीजन के बन गए, और इन्हीं को अगर सीधा देखते हैं तो ये फेलिसी ऑफ कंपोजिशन के बन जाते हैं। अगर एक चीज़ याद कर लेते हो तो दूसरी अपने आप याद हो जाती है, क्योंकि ये एक दूसरे का इन्वर्स है। तो फेलिसी ऑफ कंपोजिशन में जो बात एक चीज़ एक पार्ट पर लागू होगी वो पूरी बॉडी पर लागू होती है, और फेलिसी ऑफ डिवीजन में जो बात पूरी बॉडी पर लागू होती है वही एक पार्ट पर भी लागू होगी। ओके, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत ही ईजी सा है। अब ऐसे ही चाहे आप ढेरों एग्जाम्पल करके देख लीजिए, आप आराम से पकड़ लोगे अगर आप इस चीज़ के बेस को समझ चुके हो तो देखिए फ्रेंड्स, आपको एग्जाम्पल ही दिए जाते हैं एग्जाम में, और एग्जाम्पल देकर ही आपसे पूछा जाता है कि ये जो दिया हुआ एग्जाम्पल है ये कौन सी फेलिसी का है, तो उसमें आपको पता करना होता है। अब चलिए अपना जो तीसरी फेलिसी है उसके ऊपर चलते हैं। देखिए अपना थर्ड है फेलिसी ऑफ इक्विवोकेशन। अब फेलिसी ऑफ इक्विवोकेशन क्या है? तो देखिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि इक्विवोकेशन इज स्लाइडिंग बिटवीन two or more different meanings in a single word or phrase that is important to the argument। मतलब जब आपकी लाइंस के बीच में आपको एक ही शब्द दिया जाए जिनका दो अलग अलग मीनिंग हो, जिनकी दो अलग अलग अर्थ निकलते हो, वहां पर जो भ्रम पैदा होता है उसको कहते हैं अपन फेलिसी ऑफ इक्विवोकेशन। कोई एक सेम स्पेलिंग आपको दी जाए लेकिन उसका दोनों जगह पर अर्थ है वो अलग अलग होगा, तो वहां पर जो भ्रम पैदा होता है उसको अपन कहते हैं फेलिसी ऑफ इक्विवोकेशन। ओके, अब देखिए इसमें अपन कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल देखिए कि गिविंग मनी टू चैरिटी इज द राइट थिंग टू डू। मतलब चैरिटी, दान में पैसे देना एक सही चीज़ है, तो देयरफॉर सो चैरिटीज हैव अ राइट टू आवर मनी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपने चैरिटी है उनका अपने पैसे पर पूरा अधिकार है। अब देखिए इसमें अपने राइट दो जगह है, एक तो राइट यहाँ पर आ गया, एक राइट यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर इस लाइन में जो पहला राइट है उसका तो अर्थ ये निकलता है कि अपन जो पैसे दान में देते हैं वो एक अच्छी चीज़ है। मतलब यहाँ जो राइट है उसका अर्थ निकलता है गुड या अच्छी चीज़ से यहाँ पर इसका अर्थ निकलता है। फिर दूसरी जो लाइन है सो चैरिटीज हैव अ राइट टू आवर मनी, यहाँ जो दूसरी लाइन है इसमें भी राइट है लेकिन यहाँ पर राइट अच्छा नहीं है। यहाँ पर जो राइट है उसका अर्थ क्या निकलता है? अधिकार। अपना क्या आता है यहाँ पर? अधिकार। इस राइट का अर्थ निकलता है। तो पहली लाइन है उसमें राइट का अर्थ निकला है गुड मतलब अच्छा, और दूसरी लाइन है उसमें जो अपना राइट का जो मीनिंग है वो निकला है अधिकार के फेवर में। ओके, देखिए अपना एक ही एग्जाम्पल है, इसमें अपने को एक मीनिंग दी गई है लेकिन इन मीनिंग्स का क्या है, दोनों जगह में अपना अलग जो है इनका अर्थ निकलता है। यहाँ पर जो इनका जो अर्थ अलग अलग हुआ है ये अपने को यहाँ पर जो भ्रम पैदा हो रहा है उसी को अपन कहते हैं फेलिसी ऑफ इक्विवोकेशन। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए आई हैव द राइट टू वॉच द रियल वर्ल्ड। एक मूवी है जिसका नाम है द रियल वर्ल्ड, इसमें लिखा हुआ है आई हैव द राइट, राइट के बारे में कि मेरा अधिकार है कि मैं रियल वर्ल्ड जो मूवी है उसको देखूं। देयरफॉर इट इज़ राइट फॉर मी टू वॉच द शो। तो यहाँ पर जो सेकंड जो राइट आया है मतलब ये सही समय के बारे में बता रहा है। पहला जो आपका राइट आया है वो तो बताता है कि आपका अधिकार है कि आप द रियल वर्ल्ड जो मूवी है वो आप देखो, ये आपका अधिकार है। तो ये क्या है? तो यही सही समय है कि मैं ये शो या मूवी देखूं। ओके, तो पहला जो राइट है वो तो आपके अधिकार के बारे में आ गया कि ये आपका अधिकार है कि आप द रियल वर्ल्ड देखो, और दूसरा जो राइट है वो आपके सही समय के बारे में बता रहा है कि यही सही समय है कि आप ये शो जाकर देखो। ओके, तो यहाँ पर भी देखिए अपना सेम वर्ड है लेकिन इसकी मीनिंग्स क्या है, अलग अलग हैं। तो ये जो भ्रम पैदा हो रहा है ये कहलाता है अपनी फेलिसी ऑफ इक्विवोकेशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए प्रोफेसर वर्मा इज़ अ वेरी बैड टीचर। क्या है, जो प्रोफेसर वर्मा है वो बहुत ही गंदे टीचर हैं। ओके, वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाने के सेंस में यहाँ पर ये बताया गया है कि इज़ अ वेरी बैड टीचर। तो ही मस्ट बी अ वेरी बैड पर्सन, क्योंकि वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो यहाँ पर पढ़ाने के सेंस में है कि वो बहुत गंदा पढ़ाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ही गंदे इंसान हैं। ओके, तो यहाँ जो बैड है उसका अर्थ क्या है, पढ़ाने के सेंस में है। यहाँ पर जो बैड आ रहा है वो अपनी रियल लाइफ में उसकी खुद के कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहा है कि वो इसीलिए गंदे इंसान है। तो यहाँ तो बैड टीचिंग का आ रहा है और यहाँ पर बैड जो उसका कैरेक्टर है उसके बारे में आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी एक ही वर्ड है लेकिन इसका अर्थ क्या है, अलग अलग निकल रहा है। तो
ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी अपने फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन का एग्जाम्पल है। ओके, अच्छे से समझ में आ गया होगा उम्मीद करती हूँ। तो देखिए ऐसे ही आप और भी कितने भी एग्जाम्पल ले लीजिए जहाँ पर आपको दो मीनिंग सेम मिल जाए, जहाँ पर आपको जो वर्ड्स हैं वो दो सेम मिल जाए लेकिन उनका अर्थ अलग अलग आ रहा है, तो वहाँ पर कौन सा आएगा, अपना फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन आएगा। बहुत ही ईजी है, आराम से आप डिटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको उसका हिंदी अर्थ भी नहीं बनाना आ रहा है एग्जाम्पल का, तो भी आप बस यहाँ देख लेना कि जहाँ पर दो वर्ड्स आपको सेम दिख रहे हैं लेकिन उनकी मीनिंग अलग निकलती है, तो वो है अपनी फैलेसी ऑफ इक्विवोकेशन। चलिए तो अब देखते हैं अपना जो अपने 4th नंबर की फैलेसी है, फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन, इसके बारे में। अब ये क्या है, तो देखिए इट इज बेसिकली मेकिंग अ फ्रेम बेस्ड ऑन एविडेंस दैट इज जस्ट टू स्मॉल। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका फ्रेंड्स यही मतलब हुआ कि कोई छोटी सी आपके पास में कोई बहुत ही छोटी सी बात है, सैंपल साइज की कोई बात के आधार पर आपने बहुत बड़ी अपना जो तर्क है वो दे दिया हो, उसको कहते हैं अपने फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन। मतलब एक बहुत ही छोटी सी, मतलब तिनके भर की बात को आपने आधार बनाते हुए और सभी के लिए उस चीज़ को लागू कर दिया हो, उसी के आधार पर आपने निष्कर्ष निकाल दिया हो, उसको कहते हैं अपना फैलेसी ऑफ हैस्टी जनरलाइजेशन। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो देख लीजिए। पहला एग्जांपल है इसका, अ मैन डाइड व्हाइल रनिंग द मैराथन। कोई आदमी है वो जब मैराथन में दौड़ रहा था तो वहाँ मर गया, है ना। देयरफॉर मैराथन रनिंग इज डेंजरस, इसीलिए जो मैराथन की रनिंग है वो क्या है, डेंजरस है। अब देखिए क्या किया इसमें, अ मैन, एक आदमी मरा मैराथन की रनिंग से, मतलब बहुत ही छोटी सी बात थी, कोई एक आदमी मर गया मैराथन की रनिंग में। अब मैराथन में तो कितने हजारों लोग दौड़ते हैं लेकिन कोई एक आदमी मर गया, इसी के आधार पर आपने क्या कर दिया, मैराथन को डेंजरस बता दिया कि मैराथन की रनिंग क्या है, डेंजरस है। तो बहुत ही छोटी सी सैंपल साइज की बात है, उसके आधार पर आपने इतनी बड़ी मतलब अपना जो निष्कर्ष है वो निकाल दिया कि मैराथन है वो क्या है, डेंजरस है। तो ये क्या हो गया, ये हैस्टी जनरलाइजेशन। हैस्टी जनरलाइजेशन को अपन ओवर जनरलाइजेशन भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोली जाती है, छोटी सी बात के आधार पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर आप निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसको अपन हैस्टी जनरलाइजेशन को ओवर जनरलाइजेशन भी कहते हैं। ओके, छोटी सी बात पर इसने इतनी बड़ी बात कह दी है ना। अब देखिए सेकेंड एग्जाम्पल देख लीजिए, माई फ्रेंड हैज़ बीन ईटिंग ओनली फास्ट फूड फॉर 10 ईयर्स। जो मेरा फ्रेंड है वो पिछले 10 साल से फास्ट फूड ही खा रहा है, एंड ही हैज़ नो हेल्थ इश्यूज, और उसको कोई भी हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है उसकी हेल्थ को। देयरफॉर फास्ट फूड इज नॉट अनहेल्दी फॉर यू। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फास्ट फूड है वो आपके शरीर के लिए अनहेल्दी नहीं होते हैं। तो देखिए एक आदमी के आधार पर उसने क्या कहा, सभी के लिए ये चीज़ लागू कर दी कि अगर एक आदमी को जो हेल्थ इश्यूज नहीं हुए हैं फास्ट फूड खाकर, तो मतलब ये जो आपका फास्ट फूड है ये किसी के लिए भी अनहेल्दी नहीं है। तो ये एक छोटी सी चीज़ के ऊपर सैंपल साइज पर इसने आधार बनाकर इसने सभी के लिए ये निष्कर्ष निकाल दिया है कि अगर एक आदमी को हेल्थ इश्यू नहीं हुआ है तो मतलब किसी के लिए भी है ना ये अनहेल्दी नहीं है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी अपना हैस्टी जनरलाइजेशन का एग्जाम्पल है। ओके, याद रखिएगा। अब तो चलिए अब अपना जो लास्ट टाइप बच गया है उसको और देख लेते हैं, फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी को देखिए लास्ट है अपना फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। अब इसमें क्या होता है, तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट आर डिफरेंट इन सम एसेंशियल वेज। मतलब ऐसी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना जो अपने आप में बहुत ही अलग है, जिनका कोई मेल ही नहीं है, ऐसी दो एकदम डिसिमिलर चीज़ों का आपस में कंपैरिजन कर देना क्या कहलाता है, फॉल्स एनालॉजी। ओके, देखिए अब इसका एग्जांपल देख लीजिए। पहला है, स्टूडेंट शुड बी एबल टू यूज देयर नोट्स एंड टेक्स्ट बुक ऑन एग्जाम बिकॉज सर्जन गेट टू यूज एक्सरे एंड MRI इमेजेस ड्यूरिंग सर्जरी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में कहा गया है कि स्टूडेंट्स को भी अपने एग्जाम में जो अपनी टेक्स्ट बुक्स हैं, अपने नोट्स हैं, उनको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि क्या है, जो सर्जन्स हैं वो भी अपनी सर्जरी के दौरान जो एक्सरे है और MRI है उनका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए कि कहाँ पर तो स्टूडेंट और कहाँ पर अपने सर्जन, इनका कोई मेल है कि आपस में कोई मेल नहीं है। तो ये बेतुकी चीज़ें हैं जिनका यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। तो ये बेतुकी चीज़ों का जब आपस में कंपैरिजन होता है जिनका आपस में कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है, तो उनके जो कंपैरिजन से जो अपनी फैलेसी पैदा होती है उसको अपन कहते हैं अपने फॉल्स एनालॉजी। जिनका आपस में कोई संबंध ही नहीं है, कोई समानता ही नहीं है, उन दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करके जो भ्रम पैदा करते हैं उसको कहते हैं फैलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी। ओके, अब देखिए सेकंड एग्जांपल इसका। सेकंड एग्जांपल है, इफ वी कैन पुट अ मैन ऑन द मून। अगर अपन किसी इंसान को चांद पर पहुंचा सकते हैं, कांट वी फाइंड द क्योर फॉर द कॉमन कोल्ड। देखिए कहाँ तो चांद और चांद पर जाने की बात और कहाँ पर कॉमन कोल्ड का इलाज। मतलब एकदम बेतुका कंपैरिजन किया गया है। चांद पर जाना और कॉमन कोल्ड का इलाज करना कोई सिमिलर चीज़ें थोड़ी हैं, ये अपने आप में दोनों ही बहुत ही अलग हैं, इनका कोई संबंध नहीं है आपस में सिमिलरिटी में। तो देखिए ऐसी एकदम बेतुकी एकदम अलग चीज़ों का आपस में कंपैरिजन किया जाए, वहाँ पर जो भ्रम होता है वो होता है अपना फॉल्स एनालॉजी। ओके, उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी एग्जाम्पल मिले जहाँ पर एकदम अलग, जिनका कोई मेल ही नहीं है, ऐसी
कैसी डिसिमिलरिटीज़ का कंपैरिजन किया जाए, वहाँ पर अपने फोन से एनालॉजी हो गया, आराम से पकड़ लोगे। तो आपके पास जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप उनको सॉल्व कीजिए और आपका अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, पूरे डाउट्स क्लियर किए हैं। अब एग्जाम्पल्स की तो कोई सीमा नहीं है, कितने की यहाँ पर करवाऊँ, तो बेफालतू में वीडियो की लेंथ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। आपके पास जितने भी एग्जाम्पल है आप खुद सॉल्व करके देखिए, आपके सारे एग्जाम्पल्स आपसे अब सॉल्व होने लगेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको आज का पढ़ाया हुआ वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। कि मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर यूं ही बने रहिएगा। आप सभी फ्रेंड्स का वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।